पाइल्स और फिशर में डिफरेंस क्या होता है? देखिए, पाइल्स और फिशर में एक डिफरेंस मोटा मोटा ये है अगर इतना पेनफुल है सब कुछ है, फिशर यानी चीरा होता है। प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं, उनमें फिशर की कितनी पॉसिबिलिटीज होती है? या है तो उनमें ऊपर की तरफ फिशर ज्यादा दिखेगा, बट जो प्रेग्नेंट नहीं है, मल्टीपल फिशर्स भी हो सकते हैं। हाँ, मल्टीपल फिशर्स हो सकते हैं आमतौर पर, बट मोड ऑफ ट्रीटमेंट। फिशर को प्रिवेंट कर सके। देखिए, फिशर को प्रिवेंट करना है तो सबसे पहले तो आपको अपना पानी पीने का इंटेक अच्छा रखना पड़ेगा। चाहे आपकी जन दोस्तों, डॉक्टर स्टॉक में आपका फिर से स्वागत है। आज पुनः हम मौजूद हैं डॉक्टर अंकुर शर्मा जी के साथ, जो एक लेप्रोस्कोपिक एंड लेज़र सर्जन हैं और मथुरा में शांति नर्सिंग होम में कार्यरत हैं। सर का सर्जरी में बहुत अच्छा अनुभव है। पिछला एपिसोड जो हमने सर के साथ किया था वो हमने पाइल्स पर किया था। आज हम कुछ बात करने वाले हैं फिशर के बारे में। तो मैं स्वागत है सर आपका हमारे शो डॉक्टर स्टॉक में। थैंक यू। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब बहुत सारे लोग आजकल ये कंप्लेंट करते हैं, जब स्टूल करने जाते हैं या फ्रेश होने के लिए जाते हैं, तो उनको एक बर्निंग सेंसेशन होती है और कभी कभी उनको उसमें पेन भी होता है। तो जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि पाइल्स और फिशर में डिफरेंस क्या होता है? देखिए, पाइल्स और फिशर में एक डिफरेंस मोटा मोटा ये है, आप घर पे भी समझना चाहें कि क्या दिक्कत हो रही है, कि जो फिशर है उसमें आपको लेटरिन करने के टाइम पे, लेटरिन करने के बाद एक तो जोर काफ़ी लगाना पड़ेगा। ओके। और जब आप जोर लगा रहे होंगे तो आपको एक जलन और एक भारीपन सा महसूस होगा जी। आपको ऐसा लगेगा कि नीचे से कुछ चींटी सी काट रही है लेटरिन के रास्ते पे। पाइल्स में ऐसा कुछ नहीं होता। पाइल्स में सिर्फ ब्लीडिंग होती है। अब या तो वो फ्रेश ब्लीड हो रहा है या वो लेटरिन में लग के आ रहा है, बट आपको पेन इतना नहीं होगा। फिशर का पेन ऐसा होगा कि अगर हम जब एग्जामिन करते हैं पेशेंट को और जब डिजिटल पैल्पेशन करते हैं फिंगर इंसर्ट करके, तो पेशेंट फिंगर इंसर्ट करने के लिए भी बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। वो पेनफुल अंदर फिंगर इंसर्ट नहीं हो पाती चेक करने के लिए। अगर इतना पेनफुल है, सब कुछ है, तो वो फिशर कहलाता है। और पेनफुल ज़रा सा भी नहीं है और सिर्फ ब्लीडिंग आ जा रही है तो वो पाइल्स कहलाएगा। अगर सर मैं इसको समझना चाहूँ कि एग्जैक्टली फिशर होता क्या है? देखिए, फिशर जिसको हम एक आम भाषा में चीरा लगना बोलते हैं। फिशर का हिंदी वर्ड है चीरा। ओके। फिशर यानी चीरा होता है। तो जब भी किसी इंसान की लेटरिन टाइट होती है, उसका मोशन सॉलिड आता है, बहुत ज़्यादा हार्ड स्टूल्स आ रहे हैं, तो जैसे हार्ड स्टूल जब लेटरिन के रास्ते बाहर निकल रहे होते हैं तो लेटरिन पे वहाँ पे अटक जाता है, ढंग से निकलता नहीं, पेट खाली नहीं होता है। तो वो इंसान उसको जोर लगाएगा। अब जब वो जोर लगाएगा तो लेटरिन टाइट होने की वजह से जो लेटरिन के आसपास का जो एरिया होता है वहाँ पे हल्का सा चीरा लगा के भी नीचे पास होगी। और ये चीज़ रिपीटेड होती जाती है। रिपीटेड हार्ड स्टूल्स आ रहे हैं, रिपीटेड डेली जोर लगा रहा है, डेली कॉन्स्टिपेशन उसको हो रखा है, तो वो चीरा बढ़ता जाता है स्किन के ऊपर। और जब वो बढ़ता जाएगा तो एक टाइम पे ऐसा आ जाएगा कि इतना पेन स्टार्ट हो जाएगा कि जो लेटरिन का एरिया का रास्ते का जो छेद होता है वो कुदरती थोड़ा सा छोटा होना स्टार्ट हो जाता है पेन की वजह से। अब जब वो पेन होगा और लेटरिन हमारी थोड़ी सी थिक होती है तो वहाँ पे वो आके अटकेगी। अब वो फिर से जोर लगाएगा तो एक्सट्रीमली पेनफुल होगा। तो पेनफुल डिफिकेशन अलोंग विद सम ब्लड एंड इचिंग सेंसेशंस को हम फिशर बोलते हैं। ओके। मतलब जहां तक मैं मोटा मोटा समझा कि अगर हमारी स्किन में अंदर कोई क्रैक जैसा आ जाता है तो दैट इज नोन एज फिशर। एग्जैक्टली। ओके। अच्छा सर, एक चीज बताइए, क्या ये जो क्रैक्स होते हैं क्या इनमें से ब्लीडिंग भी हो सकती है? देखिए, अगर बहुत ही फ्रेश फिशर है जी, जैसे अभी हिस्ट्री है, जैसे पेशेंट को 6-7 दिन से 7 दिन से प्रॉब्लम है और वो कंटिन्यूअस उसको डेली ही 7 दिन से टाइट मोशन आ रहा है, तो पेशेंट को उस क्रैक में से हल्की सी ब्लीडिंग हो सकती है। बिल्कुल। और जैसे एक बार होगी तो वो कंटिन्यूस रहेगी या रुक जाएगी? नहीं, जो फिशर की ब्लीडिंग होती है वो आमतौर पे जो मोशन होता है, जो पॉटी होती है, उसमें लगी हुई निकलती है। ओके। क्योंकि पाइल्स में क्या है, एकदम से फ्रैंक ब्लड आपका बहेगा, बट इसमें ऐसा नहीं होता। तो फ्रैंक ब्लड नहीं आता। ओके। इसमें एक्सेसिव ब्लीडिंग नहीं होती। बट अगर रिपीटेड ट्रॉमा उस जगह को हो रहा है, बार बार घर्षण के कारण, लेटरिन के टाइट के कारण वो चीज चिरती जा रही है, उसके ऊपर आप उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं, सॉफ्टनेस नहीं ले रहे हैं और डेली 7-8 दिनों से लेटरिन टाइट ही आई जा रही है, तो चीरा हो के वो थोड़ा अंदर तक डीप हो जाता है, तो वहां से फिर उसको ब्लीडिंग हो सकती है। जी। अच्छा सर, इंडिया में ये प्रॉब्लम कितनी कॉमन है?
देखिए, फिशर की प्रॉब्लम इंडिया में हेमरॉइड्स या पाइल्स से ज़्यादा कॉमन है। ओके। क्योंकि जो इंडिया का, जो मैं बात करूँ वेस्टर्नाइज्ड डाइट से, थोड़ा सा यहाँ पे स्पाइसेस का बहुत बड़ा रोल है। वेस्टर्नाइज्ड डाइट में लोग थोड़ा सा मेडिटेरियन डाइट जो होती है, जो बाहर की डाइट्स हैं, वेस्ट की डाइट, वहाँ थोड़ा सा ब्लैंड फूड खाते हैं या थोड़ा सा कम स्पाइसी वाला फूड खाते हैं। राइट। यहाँ पे क्या है, स्पाइस हर चीज़ में पड़ता है। स्पाइसी है, लोगों को गर्म खाना खाने की काफ़ी आदत होती है, ज़्यादा स्पाइसी खाने की आदत होती है, ज़्यादा चाय की आदत होती है। तो जितना स्पाइसी होगा, जितना ऑयली होगा, जितना ग्रीसी होगा, राइट, ये आपके स्टूल्स को हार्ड करेगा। और हार्ड करने के साथ साथ जब स्टूल्स हार्ड होंगे तो नीचे वो रिपीटेड ट्रॉमा होता रहेगा, तो फिशर डेवलप हो जाएगा। ओके जी, राइट। अच्छा सर, एक चीज जानना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फिशर अपने आप ऑटोमेटिकली रिकवर हो जाता है, अपने आप ठीक हो जाता है, तो इसमें कहाँ तक हम इसको मान सकते हैं? देखिए, फिशर एक बार अगर हो गया तो फिशर ऑटोमेटिकली रिकवर नहीं होता जी। आपको, हम सेट अवे सर्जरी के लिए नहीं जाते फिशर में, हम पहले मेडिसिन ट्राई करते हैं। मेडिसिन में स्टूल सॉफ्टनेस हो गए, कुछ क्रीम्स हो गए एंड कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस हो गए। इन तीनों के कॉम्बिनेशन के साथ में फिशर को हील करने की कोशिश करते हैं। राइट। बट कोई अगर ये बोल रहा है कि हम कोई मेडिकेशन नहीं लें, कुछ नहीं लें, सिर्फ स्टूल सॉफ्टनेस के बेसिस पे फिशर को हील कर दें, तो ये एक मिसकोटेड स्टेटमेंट है। तीनों चीज़ों को मिला के फिशर हील होने की पॉसिबिलिटी होती है। उसके बावजूद भी फॉर सम कोर्स ऑफ टाइम मेडिसिन के बाद भी अगर फिशर हील नहीं हो रहा है, परसिस्टेंट पेशेंट को पेन बना हुआ है, मोशन टाइट आ रहा है या हल्का सा ब्लड आ रहा है, फिर हम उसको सर्जरी के लिए पोस्ट करते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग बोलते हैं खाली ऑइंटमेंट से हमको आराम मिल गया, तो क्या मतलब खाली ऑइंटमेंट इसके लिए सफिशिएंट है या मेडिकेशन भी लेना चाहिए? देखिए, ऑइंटमेंट सिर्फ सफिशिएंट नहीं है। ऑइंटमेंट के साथ में कुछ सिस्ट बाथ होते हैं, हॉट वाटर बाथ्स होते हैं, कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं, कुछ लाइफस्टाइल प्रिकॉशंस होते हैं और कुछ मेडिकेशंस होते हैं। फिशर को ट्रीट करने के लिए एक कॉम्बिनेशन थेरेपी यूज होती है, एक सॉलिटरी थेरेपी यूज नहीं करते। जो हम क्रीम ऑइंटमेंट्स की बात कर रहे हैं वो फिशर को थोड़ा बहुत ही हील करता है, बट जो बेसिक रूट कॉज है कि हमारा मोशन टाइट आ रहा है या हम अपने खाने पीने की आदत को नहीं ठीक करेंगे, तो आप क्रीम लगा के ठीक कर लीजिए, वापस से फिर से इसको रिकवर हो जाएगा। ओके। तो जब तक हम सब चीजों को फॉलो नहीं करेंगे एक साथ मिलके, तब तक फिशर कंप्लीटली हील नहीं होगा। राइट। अच्छा सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उनमें फिशर की कितनी पॉसिबिलिटीज होती है? हाँ, ये आपका अच्छा क्वेश्चन है। ज़्यादातर जो, पहले मैं नॉन प्रेग्नेंट का बता दूं, जी। जो अगर हम मान के चलें कि ये हमारा लेट्रिन का छेद होता है, इसमें हम एक ऊपर का हिस्सा, एक नीचे का हिस्सा बोलते हैं जी। एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर ऊपर, पोस्टीरियर पीछे। तो ज़्यादा जो नॉन प्रेग्नेंट लोग होते हैं, इधर मेल और फीमेल, उनमें पोस्टीरियर फिशर यानी नीचे की तरफ चीरा लगना बहुत कॉमन होता है। ओके। बट जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं उनमें एंटीरियर फिशर यानी ऊपर की तरफ फिशर लगता है। ओके। वो इसलिए होता है क्योंकि जिनको नॉर्मल डिलीवरी होती है तो बच्चा हमारे उसी रास्ते से, जो हमारे बच्चेदानी का रास्ता है, उस रास्ते से होके बाहर तो निकलता है, बट वो नीचे लैट्रिन के रास्ते में भी जोर देता हुआ निकलता है। तो वो जो जोर आएगा वो जस्ट उसके नीचे आएगा। तो जो ऊपर की तरफ फिशर अगर आपको दिख रहा है और वो प्रेग्नेंट फीमेल है, तो उनमें ऊपर की तरफ फिशर ज्यादा दिखेगा, बट जो प्रेग्नेंट नहीं है उनको नीचे की तरफ फिशर ज्यादा दिखेगा। ओके जी। मतलब ये डिलीवरी से पहले भी हो सकता है? डिलीवरी से पहले भी हो सकता है, डिलीवरी के बाद तो बहुत ज्यादा कॉमन है, और इर्रिस्पेक्टिव ऑफ प्रेगनेंसी तो हो ही सकता है। अच्छा, तो जो लेडीज जिनका डिलीवरी नहीं हुई जी और उनको हो गया, तो उसके लिए हम लोग फिर क्या करते हैं? देखिए, सेम प्रोटोकॉल है। अगर डिलीवरी नहीं हुई है और पेशेंट अगर प्रेग्नेंट है और डिलीवरी नहीं है, तो हम कुछ जो मेडिकेशंस देते हैं वो हम देखते हैं कि कैटेगरी बी ड्रग्स कौन सी हैं। कैटेगरी बी ड्रग्स आर नोन एज जो प्रेगनेंसी सेफ है। तो जो नॉर्मल मेडिकेशंस हम एक आम पेशेंट को देते हैं, वो हम कुछ मेडिकेशंस प्रेग्नेंट पेशेंट्स में अवॉइड करते हैं क्योंकि शी इज प्रेग्नेंट। तो मिनिमम मेडिकेशंस विद मैक्सिमम इफेक्ट जो हम हो सकता है वो हम प्रेगनेंसी की फीमेल्स को एडवाइस करते हैं। ओके जी। अच्छा, क्या जैसे फिशर का ट्रीटमेंट, मतलब बेसिकली सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि फिशर का आपके हिसाब से ट्रीटमेंट क्या है? इज द सर्जरी इज द ओनली ऑप्शन और समथिंग एल्स? देखिए, फिशर का मेन ट्रीटमेंट तो है कि आपको मोशन बहुत ही सॉफ्ट और क्लियर आना चाहिए। ओके। जिस इंसान को वॉशरूम में जाके आधा घंटा लग रहा है या पौन घंटा लग रहा है, 1 घंटा लग रहा है, प्योरली बिकॉज ऑफ मोशन नहीं आ रहा है और वो बैठ के ट्राई कर रहा है कि मोशन आ जाए या मोशन में जोर लगा रहा है, उसका फिशर कभी ठीक नहीं हो सकता, चाहे वो सर्जरी करा ले चाहे सर्जरी ना कराए। ओके। जी हाँ। तो सबसे पहला रूट कॉज तो हमारा है मोशन का टाइट होना, उसको हमें ठीक करना है। मोशन अगर ठीक हो जाएगा तो मेडिसिन से हम कॉम्बिनेशन थेरेपी देके देखेंगे,
वो अगर काम कर रही है, मोशन ठीक आ रहा है, तो फिशर कुछ ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में हील हो जाता है। अगर आप मेडिकेशन लेने के बावजूद भी मोशन टाइट आता जा रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, तो फिर हम मेडिसिन बंद करके सर्जरी के लिए ऑप्ट करते हैं। सर्जरी के लिए ऑप्ट करते हैं। अच्छा सर, जैसे कि एक बार सर्जरी करा ली जी, तो क्या फिशर दोबारा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। एक बार सर्जरी कराने का पेशेंट आप आमतौर पे ये होता है कि एक बार सर्जरी हो गई तो हम लाइफ लॉन्ग फ्री हो गए। जी। फिशर क्या है, एक एक्वायर्ड कंडीशन है। अब जैसे बॉडी में अपेंडिक्स है या गॉल ब्लैडर है, ये एक एक चीजें हैं, ये अगर इनकी एक बार सर्जरी हो गई तो उस लाइफ टाइम में दोबारा नहीं हो सकती पेशेंट, क्योंकि ये निकल गए। बट फिशर ऐसी चीज है कि वो एक गुदा का एक स्किन का क्रीज है जो चीरा लग गया, वो हमने चाहे सर्जरी से चाहे मेडिसिन से उसको हील कर दिया। तो इसका मतलब ये नहीं कि अब आप कुछ भी खा सकते हैं या प्रिकॉशंस नहीं रखेंगे या सेडेंटरी लाइफस्टाइल रखेंगे, चलेंगे फिरेंगे नहीं, तो ये दोबारा नहीं हो सकता। ये बिल्कुल दोबारा हो सकता है। आपको प्रिकॉशंस और लाइफस्टाइल चेंजेस करना बहुत जरूरी है जी। क्या किसी व्यक्ति को मल्टीपल फिशर्स भी हो सकते हैं? हाँ, मल्टीपल फिशर्स हो सकते हैं। आमतौर पे काफ़ी रेयर है, बट मल्टीपल फिशर्स एक आध पेशेंट्स में देखा भी गया है कि जिसको पोस्टीरियर फिशर और एंटीरियर फिशर भी है, बट मोड ऑफ ट्रीटमेंट दोनों का सेम ही रहता है। सेम रहता है जी। ओके। अच्छा, अगर लाइफ स्टाइल और प्रिवेंशन की बात करें तो आदमी को क्या ध्यान रखनी चाहिए और लाइफ स्टाइल में क्या चेंजेस करने चाहिए जिससे हम फिशर को प्रिवेंट कर सकें? देखिए, फिशर को प्रिवेंट करना है तो सबसे पहले तो आपको अपना पानी पीने का इंटेक अच्छा रखना पड़ेगा। चाहे आपकी जनवरी की सर्दी हो, चाहे जून की गर्मी हो, कुछ भी हो, एडिकेट वाटर इंटेक बहुत ज़रूरी है स्टूल को सॉफ्ट करने के लिए। ओके। स्टूल यानी मोशन यानी पॉटी, अगर वो सॉफ्ट आएगी तो उस इंसान को कभी भी फिशर, पाइल्स इसकी परेशानी नहीं होगी। तो पहला, एक तो मेंटेन एडिकेट हाइड्रेशन। दूसरा, अपनी डाइट में फाइबर बढ़ाइए। फाइबर आम भाषा में मैं बोलूँ तो फल और सलाद। ओके। फल हमें एक क्वांटिटी में, एक लिमिट में खाना चाहिए, सलाद भी एक लिमिट में खाना चाहिए, बट खाना चाहिए। ज़्यादातर जो आजकल की यंग जनरेशन्स हैं जो अभी 20s में 18s में हैं, वो सैलड को ऑप्ट नहीं करते। वेस्टर्नर्स डाइट है, जैसे बर्गर्स हैं, पिज़्ज़ा है, यानी जो मैदा की बनी हुई डाइट्स हैं, वो ज़्यादा लेना पसंद करते हैं। तो मैदा कॉन्स्टिपेशन करता है, मैदा स्टूल को हार्ड करेगा। तो उसकी जगह अगर आप हेल्दी सैलड्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स, फाइबर इंटेक रखेंगे तो स्टूल सॉफ्ट रहेगा, फिशर आपको कभी नहीं होगा। ओके। अगर जैसे बात अभी आपने बताया कि हम लोग जो पानी इंटेक बहुत अच्छा रखना चाहिए, तो एक नॉर्मल व्यक्ति को कितना पानी पर डे पीना चाहिए? इसको एडिक्वेट वाटर की जो मतलब अगर हम इसका पैरामीटर जानना चाहें तो करीबन कितना पानी पीना चाहिए? देखिए, मैं 2 केसेस बताऊंगा। एक केस जो एक ऑफिस गोइंग वर्कर है, नॉर्मल 9 to 5 जॉब करते हैं, जो सिंपल ऑफिस जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, सिटिंग जॉब है, ऐसा कुछ है, और ज़्यादा मूवमेंट नहीं है उनकी लाइफस्टाइल में, बैठने का जॉब है, ऐसा कुछ है, तो उनके लिए 3 to 3.5 लीटर्स का पानी सफिशिएंट है। हाँ। और जो खेत में काम कर रहे हैं, हमारे फार्मर्स हैं, किसान भाई हैं, बाकी के जिनका स्टैंडिंग का जॉब है, लेबर क्लास है, जो चल फिर ज़्यादा रही है, उनके में 4 लीटर्स या 4.5 लीटर्स तक भी पानी ले सकते हैं। हाँ, तो डिपेंड करता है कि आपकी जॉब क्या है, आप काम क्या कर रहे हैं, बट 3.5 लीटर्स पानी इज़ अ मस्ट। चाहे आप लेबर क्लास में हैं, किसान भाई हैं, चाहे आप सिटिंग जॉब पे हैं, इतना तो आपको पानी पीना ही पीना है। उसके ऊपर अगर बॉडी आपकी ज़्यादा पानी मांग रही है तो आपको ज़्यादा पानी, इतना नहीं कि लोग बोलते कि हमने 5 लीटर पानी पी लिया, इतना पानी भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि शरीर का जो सोडियम होता है वो घुलना चालू हो जाएगा। अगर सोडियम निकलना शुरू हो जाएगा, सोडियम की कमी हो जाएगी, गिरा पड़ा शरीर है, कमजोरी आ सकती है। तो पानी कम भी नहीं पीना, पानी ज़्यादा भी नहीं पीना, पानी एक एडिकेट अमाउंट में पीना। 3-3.5 लीटर तक पानी आपका एडिकेट माना जाता है। अच्छा सर, कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको उनके डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि आपको पूरे दिन में केवल 1 लीटर ही पानी पीना है जी, और अधिकतर लोग ऐसे वो होते हैं जिनको यूरोलॉजी का प्रॉब्लम होता है, मतलब किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है। तो उस केस में फिर पेशेंट को क्या करना चाहिए? डॉक्टर ने तो रिकमेंड कराया कम पानी जी, और हम बात कर रहे हैं कि ज्यादा पानी पीना है। जी जी, तो फिर कैसे मेंटेन करें? देखिए, जो यूरोलॉजिस्ट के, जो आप सीकेडी के पेशेंट्स बोल रहे हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज के, उनमें बिल्कुल बात सही है कि थोड़ा सा वाटर रिस्ट्रिक्शन रहता है। बट उसमें यह है कि आप वाटर के साथ साथ अगर आप अपनी डाइट को इम्प्रूव कर रहे हैं, यानी जो नेफ्रोलॉजिस्ट ने जो आपको डाइट बताई है, इसमें सैलड्स हैं, आप हर चीज़ में एक्सेस में नहीं खा सकते, आप सोडियम ज़्यादा नहीं खा सकते, आप फॉस्फोरस ज़्यादा नहीं खा सकते, पोटेशियम ज़्यादा नहीं खा सकते, बट जो डाइट आपको बताई गई है उस डाइट को रिगरसली अगर फॉलो कर रहे हैं तो सीकेडी के पेशेंट्स में फिशर के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। ओके। अच्छा सर, अभी जैसे आपने बताया कि सोडियम, पोटेशियम या फॉस्फोरस, कौन सी डाइट्स ऐसी हैं जिनसे हमारा ये लेवल मेंटेन रह सकता है?
देखिए लेवल मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जो खासकर जो इंडिया की डाइट है उसमें ज़्यादातर खानों में सोडियम, पोटेशियम, जो ट्रेस एलिमेंट्स, मिनरल्स हैं वो एडिकेट क्वांटिटी में पाए जाते हैं। हम जो घर पे नमक यूज़ करते हैं उसमें जी। सोडियम, पोटेशियम एडिकेट क्वांटिटी में पाया जाता है। चाहे कोई भी ब्रांड का नमक हो, चाहे रॉक सॉल्ट हो, चाहे टेबल सॉल्ट हो, सोडियम पोटेशियम उसमें होता है। तो जो आप खाना बनाते टाइम नमक यूज़ हो रहा है उसकी बॉडी की डेली रिक्वायरमेंट्स हमारी मीट हो जाती हैं। हम रिक्वायरमेंट्स उनमें देते हैं जिनमें लेवल्स टेस्ट कराने के बाद इनके लेवल्स कम आते हैं। उनके लेवल्स को हमें मेंटेन करने के लिए फिर आईवी, सलाइन, ड्रिप्स या मेडिकेशन स्टार्ट करना पड़ता है। बट नॉर्मल इंडिविजुअल को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको अलग से कोई सप्लीमेंट खाने की जरूरत नहीं है। अच्छा सर, जैसे फिशर नो डाउट एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें आदमी को पेन बहुत होता है, दर्द बहुत होता है। तो अगर हम इसको प्रिवेंट करना चाहें तो खाने में आपने यूजुअली बताया कि फाइबर हमें ज़्यादा लेना चाहिए, एडिक्वेट पानी लेना चाहिए। उसके अलावा और क्या लाइफस्टाइल चेंजेस हमें रखने चाहिए जिससे कि फिशर को हम अवॉइड कर सकें? देखिए, अगर मैं एक वर्ड में बोलूँ तो मैं बोलूँगा चलें। ओके। क्योंकि चलना आज के टाइम पे बहुत कम हो गया लोगों का, हर चीज़ सेल फोन पे अवेलेबल हो गई है। चाहे ग्रोसरी शॉपिंग हो, चाहे कोई भी शॉपिंग हो, सब फोन पे बैठ के घर मंगा लेते हैं जी। तो जितना आप चलेंगे उतना आपका मूवमेंट रहेगा, उतनी बावल स्टिमुलेट रहेगी, उतना अच्छा मोशन आपको आएगा। तो पानी पीना, फाइबर इंटेक लेना वो अपनी जगह है, पर सेडेंटरी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। एक जगह पे बैठे ना रहें। 1 घंटे की जॉब है तो 45 मिनट्स बैठिए, 15 मिनट चलिए। 2 घंटे की जॉब है तो 1 घंटा बैठिए, आधा घंटा चलिए। कंटिन्यूअस आप बैठेंगे तो जो इस एरिया में आप बैठे हुए हैं सीट पे, वही एरिया में आपके फिशर डेवलप हो रहा है, तो उसको रेस्ट देना बहुत जरूरी है। प्लस आप बैठे रहेंगे तो पैरों की जो नसें होती हैं वो भी फूलनी है, उनमें दर्द होना स्टार्ट हो सकता है। तो वॉकिंग हर चीज में फायदा करेगी, सर्कुलेशन बढ़ाएगी ब्लड का, बाउल को स्टिमुलेट करेगी, मोशन अच्छा लेगी। तो एक ही वर्ड में बोलूंगा कि चलना शुरू करें, बैठिए मत, चलिए जितना चल सकते हैं। अच्छा सर, अभी हमने चर्चा करी दोस्तों की बेसिकली फिशर होता क्या है, कैसे प्रिवेंट करते हैं, लेकिन अब सर मैं बात करना चाहूँगा ट्रीटमेंट की। इसमें क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है? देखिए, इसमें 2 ट्रीटमेंट मोडालिटीज रहती हैं, या तो कंजर्वेटिव यानी दवाइयों से, या सर्जिकल। तो ये ऑप्शंस हैं। कंजर्वेटिव में क्या है कि हम कुछ पेशेंट्स को पेन किलर्स, मिनिमल पेन किलर्स और कुछ स्मूथिंग क्रीम्स, कुछ ऑइंटमेंट्स और कुछ एक्सरसाइजेस बताते हैं और कुछ बाथ्स वगैरह बताते हैं। तो उससे पेशेंट को अगर रिकवर हो जाता है, पेशेंट अपने आप बताएगा कि हाँ सर मुझे अब पेन नहीं है या मुझे मोशन ठीक आ रहा है, राइट, स्टूल सॉफ्टनेस से, तो हम उसको कुछ टाइम तक वो चीज़ पे कंटिन्यू रखते हैं। क्योंकि पेशेंट लाइफ लॉन्ग मेडिकेशंस नहीं खाता, ये कोई लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम नहीं है। आप कुछ टाइम मेडिकेशंस खा के बंद कर देंगे, बट जो परहेज अगर पेशेंट मेंटेन रखेगा तो वो फिशर वहीं का वहीं हील हो जाएगा। राइट। बट उसके बावजूद भी अगर ऐसा लगता है कि भाई काफ़ी टाइम हो गया है, पेशेंट मेडिकेशंस खा चुका है, पेशेंट इज अनरिस्पॉन्सिव टू द ट्रीटमेंट, तो हम स्ट्रेट अवे पेशेंट को सर्जरी के लिए बताते हैं और सर्जरी के लिए पोस्ट करते हैं। ओके। अच्छा सर, सर्जरी में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है इसमें? देखिए, सर्जरी 2 तरीके की होती है, एक तो ट्रेडिशनल अप्रोच होता है, एक लेजर होता है। ट्रेडिशनल अप्रोच में भी 2 तरीके के होते हैं, एक या तो हम लेटरिन के छेद के अंदर से जाके ऑपरेट करते हैं, या हम बाहर पे ही चीरा लगा के स्किन पे लेटरिन की साइड में उसको ऑपरेट करते हैं। ये तो ट्रेडिशनल तरीका है। और जो लेज़र से है, लेज़र का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि पिन पॉइंट होल आता है, जो पिन बॉल पॉइंट के नेब होती है उतना ही होल होता है। उस फाइबर से हम पर्टिकुलर चीज़ को ठीक करते हैं, स्फिंक्टर, क्योंकि फिशर हमारा बेसिकली होता है जो स्फिंक्टर होता है लेटरिन के रास्ते में, जो इसको बांध के रखता है, वो बहुत टाइट हो जाता है। राइट। अगर हम उसको रिलैक्स कर देंगे तो हमारा लेटरिन का एरिया लूज हो जाएगा, तो आराम से पेशेंट को मोशन पास हो जाएगा। क्योंकि पेशेंट पेन में होता है तो स्फिंक्टर टाइट हो जाएगा, तो हम उस लेजर से उस स्फिंक्टर पे काम करते हैं। जैसे हम स्फिंक्टर पे काम करेंगे, ऑटोमेटिकली हम हाथ डाल के रखेंगे, हमें पता चल जाएगा कि वो रिलैक्स हो गया है। जैसे ही वो रिलैक्स हो जाएगा, सर्जरी खत्म हो जाती है, पेशेंट अपना पेन फ्री हो जाता है, अपनी रिकवरी इजीली रिकवरी आती है। अच्छा, ये जो सर्जरी होती है लेजर वाली, क्या इसमें कोई पेन, ब्लीडिंग या एनेस्थीसिया की जरूरत पड़ती है? देखिए, कोई भी सर्जरी हो उसमें एनेस्थीसिया की रिक्वायरमेंट होती है। अब चाहे वो स्पाइनल एनेस्थीसिया हो, चाहे जनरल एनेस्थीसिया हो। जहाँ तक मैं एनोरेक्टल प्रॉब्लम्स में फिशर की बात करूँ तो स्पाइनल एनेस्थीसिया लगता है, यानी पीठ की रीढ़ की हड्डी में सुई लगती है, उससे टुंडी से जो नीचे का हिस्सा होता है सुन्न हो जाता है, ऊपर का हिस्सा चालू रहता है। इंसान, हम पेशेंट से बात करते रहते हैं, हंसी मजाक होती रहती है, तो जो नीचे का जैसे सुन्न हो जाता है वहाँ पे हम पेशेंट को एनेस्थेटाइज कर देते हैं, कुछ भी फील नहीं होता है। और लेजर फाइबर से, ट्रेडिशनल अप्रोच से जो भी पेशेंट को बताता है उससे हम पेशेंट को ऑपरेट कर देते हैं, पेशेंट कवर हो जाता है। अच्छा, क्या कोई ऐसी कंडीशन होती है कि हम लेजर कर रहे हैं और इंस्टेंटली हमें डिसीजन लेना पड़े कि नहीं ये लेजर से नहीं हो सकता, ये जो है ट्रेडिशनल अप्रोच से होगा? जी, देखिए,
एनोरेक्टल प्रॉब्लम्स हैं जिसमें हम आमतौर पे जिसको बोलते हैं कि पाइल्स हो गया, फिशर हो गया या भगंदर हो गया, इनमें कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं, वो फिशर से रिलेटेड नहीं है, जैसे भगंदर है जिसको हम फिस्टुला बोलते हैं, इसमें अगर मवाद पड़ा हुआ है तो मवाद के किसी भी केस में लेजर काम नहीं करेगी। जी हाँ, तो मवाद को पहले क्लियर आउट करना है, और हमें लग रहा है क्लियर करने के बावजूद भी मवाद ऊपर से आता जा रहा है, फिर हम लेजर को अबॉर्ट करते हैं, ट्रेडिशनल मेथड्स पे जाते हैं और फिर वहां से उसको ऑपरेट करते हैं। ओके जी। अच्छा, अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने पहले भी एक क्वेश्चन रेज किया था, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं जी, अब कोई प्रेग्नेंट वुमेन है जिसे रिलैक्स नहीं मिल रहा जी, आपके मेडिकेशन के बाद भी नहीं मिल रहा, और हमें लग रहा है कि सर्जरी करना जरूरी है जी, तो क्या उस केस में हम सर्जरी कर सकते हैं, और अगर कोई मेथड रिकमेंडेड है तो कौन सा रिकमेंडेड है? देखिए, प्रेगनेंसी में अगर हमें फिशर को ऑपरेट करना है तो वैसे तो हम पेशेंट को बोलते हैं कि इफ़ शी कैन पास द टाइम, तो अपना टाइम को थोड़ा सा निकालें प्रेगनेंसी को, क्योंकि चाहे कितनी छोटी सर्जरी हो, सर्जरी इज अ सर्जरी, ठीक है। फिर तो अगर सर्जरी कर रहे हैं तो पेशेंट की पीठ में स्पाइनल भी लगेगा, उसको नीचे से बेहोशी भी दी जाएगी, और क्योंकि उसके यूट्रस में फीटस डेवलप हो रहा है, बच्चा पैदा हो रहा है, तो हर चीज़ का इफेक्ट्स और साइड इफेक्ट्स हैं। तो हम पेशेंट को बोलते हैं कि इस चीज़ को टाइम निकाले, पास कर सकें स्टूल सॉफ्टनर से या एक्सरसाइज करके या सिट्स बात लेके, तो ठीक है। अगर नहीं होता है तो पेशेंट को विद ड्यू काउंसिल एंड ड्यू कंसेंट लेके फिर उसको ऑपरेट किया जाता है। ओके जी। तो वो कितना रिस्की प्रोसीजर रहता है? देखिए, रिस्की कुछ नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे जो प्रेगनेंसी में जो बच्चा है वो यूट्रस में पल बढ़ रहा होता है, तो यूट्रस हमारा एब्डोमेन के अंदर होता है, फिशर हमारा नीचे के रास्ते के हिस्से की सर्जरी, राइट। तो उसमें रिस्क कुछ नहीं होता। रिस्क होता है तो बस बेहोशी का जो इंजेक्शन होता है उसके लगाने में हो सकता है कि उसका फीटस पे क्या इफेक्ट होगा। ओके, वो जो प्लेजेंटा जिससे बच्चा ग्रोथ न्यूट्रिएंट्स ले रहा है वो कितना क्रॉस कर रहा है, बच्चे के स्ट्रीम में कितना जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है, उस चीज़ का थोड़ा ध्यान देना होता है। थोड़ा सा माइन्यूट रिस्क होता है, बट ऐसा कुछ वरीसम रिस्क नहीं है कि हम ऑपरेट नहीं कर सकते, हम आराम से पेशेंट्स को ऑपरेट कर सकते हैं, प्रेगनेंसी वाले पेशेंट्स को। अच्छा सर, आज भी एक मैं मतलब आपसे पूछना चाहूँगा कि ये मिथ है या ट्रुथ है, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि लेजर थेरेपी मतलब कि बहुत बड़ा रिस्क जी, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं यही कहूँगा कि लेज़र सुनने में बड़ा फैंसी टर्म लगता है कि लेज़र से इलाज हो रहा है, लेज़र से एक बहुत बड़ी चीज़ लगती है, बट लेज़र एक्चुअली में पेशेंट की प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए बनाया गया है। ओके। जो ट्रेडिशनल मेथड्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा कटिंग होती है, बहुत ब्लीडिंग होती है, और सबसे ज़्यादा ट्रॉमा पेशेंट्स को होता है वो ड्रेसिंग्स का होता है कि हर फ्रीक्वेंट इंटरवल पेशेंट को पट्टियों के लिए आना पड़ रहा है, पेशेंट करवट नहीं बैठ पा रहा, लेट नहीं पा रहा, ब्लीडिंग हो रही है, ये हो रहा है, वो रहा है। लेज़र में ऐसा कुछ नहीं है। लेज़र में मिनिमल पॉइंट से फाइबर डाला जाता है, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट को जो एलिमेंट है, चाहे पाइल्स है, चाहे भगंदर है, चाहे फिशर है, उसको ठीक किया जाता है और फाइबर को बाहर निकल दिया जाता है। तो इसमें लेस पेन, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ब्लीडिंग, लेस डिस्कम्फर्ट, अर्ली रिकवरी। तो पेशेंट डे 2 से ही अपने काम पे जा सकते हैं, ड्रेसिंग कराने की कोई जरूरत नहीं होती फिशर के केसेस में खासकर। अच्छा, फिशर के केस में कोई ड्रेसिंग नहीं होती। अच्छा, जैसे जब हम लोग ट्रीटमेंट करा लेते हैं, सर्जरी हो गई या हम लोगों ने जो कुछ भी मेडिकेशन के थ्रू हमने रिकवरी कर ली, तो फिर किसी पर्सन को क्या प्रिकॉशन रखने चाहिए जिससे फिशर रीडेवलप ना हो? देखिए, एक ही प्रिकॉशन रखना चाहिए कि उनको मोशन सॉफ्ट आए, प्लस कुछ टाइम के लिए, क्योंकि चाहे लेजर से करें चाहे ट्रेडिशनल मेथड से करें, जब इंसान बैठेगा तो उसका वही हिस्सा कांटेक्ट में आ रहा है जहाँ सर्जरी हुई है। तो सर्जरी तो हमने करी है, चाहे ट्रेडिशनल करें चाहे लेजर से करें, तो हल्का फुल्का पेन हो सकता है। तो हम बोलते हैं कि या तो अपने खड़े होकर काम करें, सिटिंग जॉब है तो भी कोशिश करें खड़े होकर काम करें, और बैठना ही पड़े तो कुछ सॉफ्ट कुशन्स लगा के बैठें ताकि उसको वहाँ पे फ्रिक्शन ना हो बैठने वाली जगह पे। जितना वो धसेगा कुशन में उतना उसको सॉफ्टनेस मिलेगी, उतना कम फील होगा। तो एक तो मोशन सॉफ्ट आना चाहिए, थोड़ा सा स्पाइसेस का, घी, मसाले, इन सब चीज़ों का थोड़ा सा परहेज करना है, और सॉफ्ट कुशन पे बैठना है, तो पेशेंट की रिकवरी और अच्छे से एनहांस हो जाती है। ओके जी। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो हर पेशेंट के नजरिए से पूछ रहा हूँ, कॉस्ट इफेक्टिव कितना है? क्योंकि लेजर आदमी सोचता है कि बहुत ज्यादा कॉस्टली होगा, तो कॉस्ट इफेक्टिव कितना है? देखिए, लेजर नो डाउट इज बीइंग अ न्यू मोडालिटी, थोड़ा सा कॉस्ट में इसमें डिफरेंसेस आता है, बट मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत डिफरेंस आता है। जो टियर 1 टियर 2 सिटीज हैं वहाँ पे थोड़ा सा कॉस्टली होता है, क्योंकि फाइबर्स थोड़े से वैसे होते हैं, बट जो टियर 3 सिटीज होती है, जैसे हमारा खुद का ये है टियर 3 सिटीज है, इनमें क्या है कि ट्रेडिशनल मेथड्स में और लेजर मेथड्स में ज़्यादा कॉस्ट डिफरेंस नहीं होता। इट ऑल कम्स डाउन टू द वन थिंग कि पेशेंट उस चीज़ को पॉकेट पेशेंट की अलाउ करती है या नहीं। अगर हम हर पेशेंट को लेजर इम्पोज नहीं कर सकते, चाहे भले ही एक
लोअर मिडिल क्लास के कुछ हैं, कुछ भी हैं, हम वो बोल रहे कि लेज़र ही करेंगे, ऐसा नहीं होता। अगर आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है तो आप लेज़र कराइए, नहीं कर रही है तो ट्रेडिशनल कराइए। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों के रिजल्ट सेम है, दोनों के सब कुछ सेम है। इट ऑल कम्स डाउन टू द पेशेंट्स पॉकेट। पेशेंट्स अगर उसको कर पाता है, बियर कर पाता है एक्सपेंसेस को, तो हम लेज़र बताते हैं, नहीं कर पाते ट्रेडिशनल बताते हैं। बट लेज़र कोई इतना एक्सपेंसिव हाई फाई चीज़ नहीं है कि लाखों में, 10 लाख में, 5 लाख में ऐसा कुछ हो। बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव मिनिमम खर्चों में लेज़र का ट्रीटमेंट आज के टाइम पे संभव है। ओके जी। हम ये कैसे डिसाइड करते हैं कि हमारी ये जो सर्जरी होनी है ये हमें लेज़र से करनी चाहिए या हमें ट्रेडिशनल करनी चाहिए? देखिए, एक बीइंग अ सर्जन मैं ये कह सकता हूँ कि उस एरिया में अगर कहीं पे पस पड़ा हुआ है या कहीं पे मवाद आ रखी है, कुछ है, तो वहाँ हम लेजर थोड़ा अवॉइड करते हैं। जब तक हम उसको एंटीबायोटिक, प्री एंटीबायोटिक क्लीन ना हो जाए, या एंटीबायोटिक दे लिया तो भी हम सर्जरी पे पेशेंट को लिटा रखा है तभी भी हमें मवाद दिख रहा है, फिर हम लेजर्स ऑफ नहीं करते हैं। लेजर्स के लिए थोड़ा सा इन्फेक्शन फ्री जोन होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी। हाँ, जैसे भगंदर के केसेस हैं, वहाँ पे मवाद निकलती ही निकलती है, तो वहाँ थोड़ा अगर पेशेंट लेज़र चाहता है तो हम लेज़र करते हैं, बट पेशेंट को समझा के रखते हैं कि थोड़ा सा हीलिंग टाइम इसमें ज़्यादा हो सकता है क्योंकि ऑलरेडी वुंड आपका इन्फेक्ट हो रखा था। तो क्लीन होने में, सब चीज़ होने में टाइम लगता है। बट मैं अपनी प्रैक्टिस में जहाँ भी इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, मवाद भर भर के आ रही है, वहाँ मैं लेजर्स को अवॉइड करता हूँ। ओके, अच्छा सर, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है? लेजर्स में कोई रिस्क नहीं है, एब्सोल्युटली। देखिए, 100% रिस्क फ्री तो कोई सर्जरी नहीं होती, 99% हम बोल सकते हैं, बट इसमें मैं 99% ही बोलूँगा। 1% इसमें रिस्क नहीं होता। पेशेंट को प्रॉब्लम ये होती है कि उसको हल्का फुल्का 1-2 बूंद ब्लीडिंग आ सकती है क्योंकि वो रिकवरी फेज में होता है। ये हल्का फुल्का पानी सा निकल सकता है, एक आध बूंद ब्लड की आ गया, तो पेशेंट को उसमें घबराना नहीं चाहिए। ये पोस्ट ऑफ रिकवरी का नॉर्मल कोर्स है, फिर ड्यू कोर्स ऑफ टाइम 3-4 दिनों में ये अपने बंद हो जाएगा। इसमें रिस्क कुछ भी नहीं होता। ऐसे कौन से पेशेंट होते हैं जो आपके लिए कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करते हैं? देखिए, जिन पेशेंट्स में कोमॉर्बिडिटी कंडीशंस होती हैं, मतलब कि फिशर के साथ साथ उनको शुगर की बीमारी है या हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, दे आर ऑन ब्लड थिनर्स, हार्ट के स्टेंट पड़े हुए हैं, या और भी कोई किसी चीज़ की दवा खा रहे हैं, इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज है, या जिनको बोलते हैं गठिया की बीमारी है, वो मेथोट्रेक्सेट खा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, तो इन चीज़ों में क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम थोड़ा सा वीक पड़ जाता है। तो अगर वो चीज़ पेशेंट प्रॉपर हिस्ट्री नहीं देगा, वो चीज़ नहीं बताएगा कि मैं इसकी भी दवा खा रहा हूँ, उसकी दवा खा रहा हूँ, ऑन टेबल पेशेंट ब्लड थिनर्स पर है, बट आपको हिस्ट्री नहीं दे रहा है, पूछने के बावजूद भी नहीं दे रहा है, तो उस पेशेंट में हम जब ऑपरेट करते हैं और जब ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है तो ब्लीडिंग थोड़ी देर में कंट्रोल होती है क्योंकि पेशेंट खून पतला करने की दवा खा रहा है। तो वहाँ थोड़े से कॉम्प्लिकेशन, क्या बोलूँगा, थोड़ा सा टाइम लग जाता है कंट्रोल करने में। बट यही हम पेशेंट को बोलते हैं, और ये एक अच्छे डॉक्टर का फर्ज भी है कि पेशेंट से हिस्ट्री निकलवाए, कि पेशेंट के दिमाग में कुछ हो तो वो बता सके कि भाई मैं ये दवा खा रहा हूँ, वो दवा नहीं खा रहा हूँ, ताकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो सर्जरी से पहले हम बंद करवाना चाहें तो करवा सके। नहीं तो ऑन टेबल जो कॉम्प्लिकेशन अराइज होता है तो उसमें थोड़ा सा पेशेंट्स का एक्सपेंस भी बढ़ सकता है। जी। अच्छा सर, एक और पॉइंट है कि जिन पेशेंट्स को थायराइड होता है जी, क्या उसका इस सर्जरी पे कोई इम्पैक्ट पड़ता है? देखिए, थायराइड से सर्जरी पे इफेक्ट नहीं पड़ता, बट जिन पेशेंट्स का थायराइड बढ़ा हुआ होता है उनको कॉन्स्टिपेशन थोड़े होने के चांसेस होते हैं क्योंकि थायराइड बढ़ा होने से जो TSH होता है वो बढ़ा हुआ होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, लैट्रिन को सुखाता है। तो जिसको कॉन्स्टिपेशन होगा वो अगर स्टूल सॉफ्टनेस नहीं ले रहा है तो उनको फिशर डेवलप हो सकता है। अगर स्टूल सॉफ्टनेस ले रहा है तो फिशर डेवलप नहीं होगा, बट थायराइड की वजह से सर्जरी पे ऐसा कोई इफेक्ट नहीं आता। अगर फिशर हो गया है तो चाहे थायराइड हो चाहे ना हो, फिर वो ऑपरेट ही होगा। ओके, क्या एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 2 एज ग्रुप्स हैं, जो बच्चे होते हैं, क्या उनमें फिशर होता है, और अगर होता है तो उनकी सर्जरीज के लिए क्या है? सेकंड मेरा क्वेश्चन है कि जो लोग ओल्ड एज वाले हैं या जिनको मैं कहूँ 60+ वाले हैं, उनमें हमारा रिस्क लेवल क्या रहता है और उनके लिए हमें क्या प्रिकॉशन रखनी चाहिए? देखिए, जो बच्चों में फिशर की जहाँ तक बात है, क्योंकि बच्चों का अगर हम 20 साल से या 15 साल से कम बच्चों को देखें तो उनमें जिनमें लेटेंट टाइट होती है, तो उनका जो बॉडी सिस्टम्स होते हैं वो उस टाइम पे डेवलप हो रहे होते हैं, ऑलमोस्ट डेवलप हो चुके होते हैं, तो उनका जो लेटरिन का एरिया का जो आसपास का हिस्सा होता है वो थोड़ा सा रिलैक्स होता है। इतना टाइट नहीं होता अडल्ट्स के जैसा। तो उनको मोशन अगर टाइट भी आ रहा है तो उनमें फिशर्स की पॉसिबिलिटी बहुत कम रहती है क्योंकि उनकी स्किन थोड़ी सी लूज होती है, तो लेटरिन में जोर भी लगाएंगे तो भी लेटरिन आराम से पास हो जाएगी। बट बड़ों में 60+ 70 ईयर्स की एज में ये होता है कि वहाँ पे
जो बड़ी आंतें होती हैं, एक तो जो जितने भी 60-70 ईयर्स के लोग होते हैं वो पानी कम पीते हैं। जब पानी कम पिएंगे और जो बड़ी आंतें होती हैं वो पानी ज्यादा सोखती हैं। राइट। अब आप पानी का इंटेक कम कर रहे हैं और बड़ी आंत पानी सोख ज्यादा रही है, तो लैट्रिन हमारी टाइट ही होगी। जब टाइट होगी तो उनकी आदत होती है वो अपने फिंगर से इवैक्यूएट करने की कोशिश करते हैं। राइट। उंगली डाल के निकाल रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो जब वो ऐसा करते हैं तो इनएडवर्टेंटली वो वहाँ पे चीरा लगा देते हैं। उनके नाखून से बार बार फिंगर इवैक्यूएशन की वजह से वहाँ चीरा लग सकता है। राइट। तो उन केस में फिर हमें देखना पड़ता है कि पेशेंट की एज सर्जरी के लिए हमें कर रही है परमिट की नहीं कर रही है। परमिट कर रही है तो स्ट्रेट अवे हम कोई मेडिसिन नहीं देते, सर्जरी के लिए जाते हैं। और अगर कुछ ज़्यादा ही कोमॉर्बिड कंडीशंस है कि शुगर है, हार्ट कंडीशंस है या बेड रिडन पेशेंट है, फिर उनमें हम फिर कंजर्वेटिव में दवा चला के काम चलाते हैं। तो दोस्तों, हमने डॉक्टर अंकुर से ये जाना कि फिशर प्रॉब्लम क्या होती है, हम इसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है वो मैं समझता हूँ हम लोग कई बार इस बात को रिपीट कर चुके हैं, हमारी डाइट है हमें उसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। हमें एडिक्वेट वाटर लेना चाहिए, हमको जो फाइबर, एक गुड अमाउंट ऑफ फाइबर हमको इनटेक करना चाहिए। साथ ही अगर किसी को, मैं ये कहूँगा कि अगर किसी व्यक्ति को कोई भी प्रॉब्लम होती है, जैसे एनएस एरिया में कुछ जलन हो रही है या उसमें पेन हो रहा है, तो डेफिनेटली कंसल्ट टू योर डॉक्टर। डोंट टेक योर ओन डिसीजन। अपने बुजुर्ग हो, बच्चे हो या किसी को कोई भी हो, उनके लिए अपने कंसल्टेंट को, जो डॉक्टर हैं, उनको कंसल्ट करें। साथ ही मैं आपको ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, सो दैट आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन और बीमारियों के बारे में मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू।